प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः, नमस्ते। आज हम फिर इस कक्षा में मिल रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों ने पुरुष चक्र की, अव्ययों की और उपसर्गों की कक्षा को पूरा कर लिया है, लेकिन उपसर्गों की कक्षा को आप सब विद्यार्थियों ने कम देखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देखेंगे, अभ्यास करेंगे और आज आपको उसकी उपसर्ग वाली कक्षा के आंसर शीट भी आपको मैं दे दूंगा। आंसर शीट भी आपको उसी वीडियो की, और जिन विद्यार्थियों ने उपसर्ग की कक्षा को नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो देख सकता है। साथ ही विद्यार्थियों, आप सब अधिक से अधिक देखें और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको सीधी कक्षा प्राप्त हो जाए। और आगे आने वाले एक आध हफ्ते के अंदर हम कोशिश करेंगे कि पाठ्य पुस्तक के भी किसी लेसन की, एक दो लेसन की आपको कक्षा प्राप्त इसी माध्यम से हो जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम स्टार्ट करते हैं। आपके सिलेबस में हाफ ईयरली तक के लिए 3 प्रत्यय आपको दिए गए हैं, कृत्वा, तुमुन और ल्यप। तो उसमें से हमने डिसाइड किया है कि कृत्वा और तुमुन, ये 2 प्रत्यय आपको यूनिट में ही पूछे जाएंगे। उसके बाद ल्यप और ये तीनों प्रत्यय आपको हाफ ईयरली में पूछे जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम तीनों प्रत्यय पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रत्ययों की कक्षा। तो पहला प्रत्यय है आपका कृत्वा और दूसरा प्रत्यय है आपका तुमुन। ये दोनों प्रत्यय आपके यूनिट में आएंगे और फिर इन दोनों के साथ साथ ल्यप प्रत्यय मिलाकर के तीनों आपके हाफ ईयरली में आएंगे। मैंने कुछ इन प्रत्ययों के बारे में लिखा है। आप कोशिश करेंगे कि इनको आप अपनी कहीं पर भी राइट डाउन कर लेंगे या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि कौन से प्रत्यय में क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, स्टार्ट करेंगे कृत्वा प्रत्यय से। तो कृत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके, ठीक है। खादित्वा, खा करके, पठित्वा, पढ़ करके, नत्वा, नमस्कार करके, गत्वा, जा करके, इस तरह के शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। आपने पिछली षष्ठी और सप्तमी कक्षा में भी पढ़ा है, तो ये आसानी होगी समझने में। साथ ही कृत्वा प्रत्यय का त्वा बचता है, का लोप हो जाता है, अर्थात कि वो यहाँ से हट जाता है। कृत्वा है, का यहाँ से हट जाता है। इसका प्रयोग भूतकाल में होता है, इन द सेंस पास्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है। पास्ट में, भूतकाल में इसका प्रयोग होता है। साथ ही कहा कि आगे वाक्य की पहली क्रिया में इसका प्रयोग होता है। वाक्य की पहली क्रिया क्या होती है? तो यहाँ सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, बालकाः पठित्वा गच्छन्ति, बालक पढ़ करके जाते हैं, ठीक है। पढ़कर एक क्रिया है, जाना एक दूसरी क्रिया है। तो पहली क्रिया में, सेंटेंस की पहली क्रिया में इसका प्रयोग होता है, बालकाः पठित्वा गच्छन्ति। क्लियर? ठीक है। आगे कहा कि दूसरा प्रत्यय कौन सा है? तुमुन है, ठीक है। तुमुन प्रत्यय है। क्या है तुमुन? को क्या अर्थ होता है? को या के लिए, ठीक है। अगर पठ धातु के साथ में तुमुन प्रत्यय करता हूं तो क्या बनता है? पठितुम। बालिका पठितुम गच्छति, बालिका पढ़ने के लिए जाती है, पढ़ने को जाती है, ठीक है। इसका इस तरह से प्रयोग होता है। और तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है और माँ का ऊ हट जाता है और हलंत ना भी हट जाता है। क्या शेष बचता है? तुम, ठीक है। तो इसका अर्थ के लिए के अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है, कि मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा करने के लिए जाऊं, मैं ऐसा करने के लिए जाऊं। इसी तरह से लास्ट और तीसरा प्रत्यय है ल्यप प्रत्यय। और जब ल्यप प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ समानता कृत्वा प्रत्यय की तरह होती है। इस डाउट को भी मैं क्लियर कर दूंगा। क्या कहा? ल्यप प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? करके, ठीक है। इसमें भी करके था, यहाँ पर भी अर्थ क्या हो गया? करके। और ल्यप प्रत्यय का बचता क्या है? शेष क्या बचता है? इसका त्वा बचता था, इसका या। ल्यप का ला आधा वो भी हट जाता है और लास्ट का पा आधा वो भी हट जाता है, शेष बचता है या। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो भूतकाल में प्रयोग होता है। इसका भी प्रयोग कहाँ होता है? भूतकाल में, इन द सेंस पास्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है, ठीक है विद्यार्थियों। इसका प्रयोग पास्ट में होता है। वाक्य की पहली क्रिया में इसका प्रयोग होता है, वाक्य की पहली क्रिया में इसका भी प्रयोग होता है,
ठीक है। अब आप कहेंगे कि कृत्वा और ल्यप इन दोनों को आपने सर एक जैसा बताया है, तो इसमें फर्क क्या है, दो प्रत्यय क्यों बनाए गए? ठीक है, चलिए तो मैं एक सेंटेंस के, इसी सेंटेंस के माध्यम से, पहला सेंटेंस जो लिखा हुआ है इसी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है बालकाः पठित्वा गच्छन्ति, बालक पढ़ करके जाते हैं, बालक पढ़ करके जाते हैं। ठीक है, पढ़ करके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा पहले, फिर हम आगे बात करते हैं। तो इसको यहाँ से मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, तो विद्यार्थियों देखेंगे यहाँ लिखा हुआ बालका पठित्वा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पठ में क्या क्या है। पठित्वा में पठ धातु है और कृत्वा प्रत्यय है, मिलाकर के क्या बना, पठित्वा, पढ़ करके। क्लियर? इसी तरह से जिस सेंटेंस में की पहली क्रिया में कृत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो क्या है, पठ प्लस कृत्वा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि तुमुन लेप प्रत्यय में भी यही होता है। तो लेप प्रत्यय में क्यों होता है? क्योंकि एक विशेषता होती है लेप प्रत्यय की कि लेप प्रत्यय जहां पर भी होता है वहां उपसर्ग का प्रयोग होना जरूरी है। अर्थात कि पठ धातु के साथ साथ अगर हमने उपसर्ग का प्रयोग कर दिया, जैसे मान लीजिए सम प्लस पठ, तो अब कृत्वा प्रत्यय नहीं होगा। कृत्वा प्रत्यय क्यों नहीं होगा? क्योंकि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग के साथ कृत्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, उपसर्ग के साथ लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। लेप क्या हो जाएगा, संपठ्य। पठित्वा का अर्थ क्या होगा, करके, पढ़ के। वैसे भी संपठ्य का अर्थ होगा पढ़ के। क्लियर? तो इन दोनों चीजों में आपको डिफरेंस पता चला कि पठ धातु के साथ कृत्वा प्रत्यय है तो पठ धातु के पहले उपसर्ग नहीं है तो कृत्वा प्रत्यय है, पठ से पहले उपसर्ग है अर्थात कि धातु से पहले उपसर्ग नहीं है तो कृत्वा, धातु से पहले अगर उपसर्ग है तो ल्यप। कहीं पर भी, जैसे कि मान लीजिए नत्वा, नत्वा का क्या होगा, इसको मैं रेज कर लेता हूं यहां पर, फिर मैं नत्वा के विषय में बताऊंगा। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, हमने दूसरा सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, अहम ईश्वरम नत्वा पठामि, मैं ईश्वर को नमस्कार करके पढ़ता हूं। क्या करके? मैं ईश्वर को नमस्कार करके पढ़ता हूं। तो नत्वा में क्या क्या है इसको हम अलग करके देखेंगे। नम धातु है और कृत्वा प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा, नत्वा। लेकिन अगर इसी नम धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग हो जाएगा तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? जैसे मान लीजिए प्रा उपसर्ग का प्रयोग कर दिया हमने नम धातु से पहले, तो अब कृत्वा प्रत्यय नहीं होगा, अब लेप होगा और क्या हो जाएगा, प्रणम्य। क्लियर? तो नमस्कार करके प्रणाम करके, दोनों का अर्थ वही होगा, करके। क्लियर? तो इतना याद रखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस होता है। और तुम उन प्रत्यय में पठितुम, खादितुम, गंतुम, हसितुम, क्रीडितुम, खेलितुम, खादितुम, गंत, इस तरह के प्रयोगों, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। तो इन तीनों प्रत्ययों में से कृत्वा प्रत्यय आपका आएगा और लेप तुमुन प्रत्यय आएगा और लेप आपका हाफ ईयरली में। तो ये तीनों प्रत्यय हाफ ईयरली में आएंगे और कृत्वा और तुमुन, ये दो प्रत्यय आपके अभी यूनिट में पूछे जाएंगे। आइए कुछ शब्दों के साथ हम इनका अभ्यास करके, इनको अभ्यास मैंने आपको दिए हुए हैं, इनको आप देख लें। कुछ शब्द होते हैं जिसमें बनते हैं, जैसे मान लीजिए पठ धातु के साथ कृत्वा किया, कृत्वा प्रत्यय क्या बना, पठित्वा। ठीक है, और कुछ अलग तरह के शब्द भी बनते हैं, जैसे गम धातु के साथ अगर मैंने कृत्वा किया तो क्या हो जाएगा, गमित्वा नहीं गत्वा होगा। ये आप सबने पढ़ा है तो इसलिए इसमें अधिक समझ नहीं लेंगे, इसको आप जान लेंगे। फिर कहा अगर लिख धातु के साथ कृत्वा प्रत्यय किया तो लेखित्वा। और आगे कहा अगर नम धातु के साथ किया, नम प्लस कृत्वा, नत्वा।
क्रीड प्लस कृत्वा तो क्रीडित्वा। ठीक है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा। ये तो हो गया कृत्वा प्रत्यय के शब्दों का प्रयोग। अच्छा, इसी में कृत्वा प्रत्यय के शब्दों का अभ्यासों का अभ्यास कर लेते हैं। बालकाः पठित्वा गच्छन्ति, तो आपके सामने इसी तरह से सेंटेंस होगा पेपर में, एग्जाम में आपको इसका धातु और प्रत्यय बताना है। पठित्वा का क्या धातु और प्रत्यय है? पठ प्लस कृत्वा क्या होता है? पठित्वा। तो आप लिख देंगे पठ धातु के साथ कृत्वा प्रत्यय, अंडरलाइन शब्द को बताना है। इसी तरह से अहम ईश्वरम नत्वा पठामि, तो नत्वा का क्या होगा? नम प्लस कृत्वा। ठीक है, तो नत्वा के स्थान पर नम प्लस कृत्वा भी हो सकता है, तब आप क्या करेंगे? मिला करके लिखेंगे अहम ईश्वरम नम प्लस कृत्वा पठामि, तो आप लिखेंगे अहम ईश्वरम नत्वा पठामि। क्लियर? अब हम देखते हैं तुमुल प्रत्यय के कुछ उदाहरणों को। तुमुल प्रत्यय के उदाहरणों को देखेंगे। वैसे ही हम एक दो सामान्य धातुएं ले लेते हैं। पठ प्लस तुमुल क्या हो जाएगा? पठितुम, पढ़ने के लिए। ठीक है, और इसी तरह से आगे लिख लेंगे लिख प्लस तुमुल लेखितुम। लेखितुम। कुछ और उदाहरण एक दो देख लेंगे। गम प्लस तुमुल गंतुम, क्या हो जाएगा? गंतुम। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। नम प्लस तुमुल नंतुम, नंतुम। क्लियर? इसके अभ्यास में दो सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए। तीसरा, बालिका पठितुम गच्छति। बालिका पठितुम गच्छति तो क्या हो जाएगा? बालिका पठितुम, तो यहाँ देखेंगे पठ प्लस तुमुल पठितुम, तो बालिका आप अंडरलाइन शब्द का क्या करेंगे? पठ प्लस तुमुल, पठ प्लस तुमुल। इसी तरह से अगला सेंटेंस है त्वम नंतुम गच्छसि, त्वम नंतुम इच्छसि, क्या तुम जो है नमस्कार करने की इच्छा है तुम्हारी, तो नंतुम, नम प्लस तुमुल। नम प्लस तुमुल। इसी तरह से अब हम लेप प्रत्यय के उदाहरणों को भी कुछ देखेंगे। बहुत सारे उदाहरण इसके भी हो सकते हैं। अभ्यास शीट में मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, आप उनको कर लीजिए। और भी आप अगर बुक का अभ्यास करते हैं, किताब से अभ्यास करते हैं, आपको बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। आपके बुक की शब्द रूप धातु रूप के लास्ट में जाकर के इन सभी प्रत्ययों के बहुत सारे उदाहरण आपके दिए हुए हैं, आप निकाल के उनसे भी अभ्यास करेंगे। लेप प्रत्यय के एक दो उदाहरण मैं बताता हूँ। जैसे आगत्य, आ गम धातु प्लस ल्यप, क्या हो जाएगा? आगत्य। इसका एक रूप और बनता है आगम्य। ठीक है, तो ये आगम्य आ जाएगा तो आगम प्लस ल्यप, आगत्य आ जाएगा तो आगम प्लस ल्यप। अगर आगम प्लस ल्यप है तो आगत्य और आगम इन दोनों में से किसी भी एक शब्द को आप लिख सकते हैं। इसी तरह से और भी है बहुत सारे। संपठ्य, सम उपसर्ग, पठ धातु, ल्यप प्रत्यय, संपठ्य। और भी बहुत सारे और दूसरे उदाहरण हो सकते हैं। विहस्य, हंस करके, वि उपसर्ग है, हस धातु है और ल्यप प्रत्यय है, क्या हो जाएगा? विहस्य। क्लियर? तो हंस करके, अगर वी नहीं होता तो हसित्वा बन जाता, कित्वा प्रत्यय होता। सम नहीं होता तो पठ के साथ कित्वा हो जाता, पठित्वा हो जाता। आ नहीं होता तो गम के साथ ल्यप कित्वा हो जाता तो गत्वा हो जाता। लेकिन ये उपसर्ग है इसलिए आगम में ल्यप प्रत्यय हुआ, संपठ्य ल्यप प्रत्यय हुआ, विहस्य ल्यप प्रत्यय हुआ। इसके मैंने दो उदाहरण दिए हैं। आगत्य, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? आ प्लस गम प्लस ल्यप, इस तरह का उदाहरण लिखेंगे। लेकिन अगर ये अलग अलग किया हुआ आ जाता है कि बालकः सम प्लस पठ प्लस ल्यप आगच्छति, तो आप क्या लिखेंगे? संपठ्य। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरह से आपको अभ्यास करने हैं।
और आपके यूनिट और हाफ ईयरली और फाइनल्स में इसी तरह से पूछे जाएंगे। 2 या 4 सेंटेंस आपको दे दिए जाएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि अंडरलाइन शब्द के प्रत्ययों के या तो आप धातु और प्रत्यय को अलग करके लिखें या धातु या प्रत्यय को मिला करके लिखें। इस तरह से आपको ये सभी उपसर्ग और प्रत्ययों को करना है। तो आप याद रखेंगे कि त्व प्रत्यय के साथ उपसर्ग नहीं होगा और ल्यप प्रत्यय के साथ हमेशा उपसर्ग होगा। तुमुन मैंने अभ्यास करवा दिया है, तो कित्वा और तुमुन आपके यूनिट में आएंगे, कित्वा तुमुन और ल्यप तीनों प्रत्यय आपके हाफ ईयरली में आएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप इन वीडियोस को देखें, आप इन क्लासेस का अभ्यास करें, सभी प्रैक्टिस शीट आप तक पहुंच जाएंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में पिछली क्लास उपसर्ग की क्लास का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पढ़ें, अभ्यास करते रहें और आप अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। प्रिय विद्यार्थियों, अगली कक्षा तक के लिए आप सबको नमस्ते, नमो नमः।